हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सभी का वे स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। बीपीएससी कोर्स के तहत हमारा फुल कोर्स, फ्री कोर्स और गारंटीड बैच हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। कंटिन्यू इसकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और आप खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था भारत का आर्थिक नियोजन। तो एक बार थोड़ा क्विकली उसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में, और अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो वीडियो देख सकता है। तो रिवीजन कर लेते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन मैंने आपको बताया था साथियों, क्या होता है कि भारत देश है, सीमित संसाधन है और हमारी जो वांट्स हैं और जो नीड्स हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा हैं, असीमित हैं। तो उनके बीच में बैलेंस बनाने का लिए हम क्या लेकर आए, भारत में आर्थिक नियोजन लेकर आए। बात करेंगे इसके अंदर हमने योजना आयोग पढ़ा था। भारत देश में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। ध्यान रखना है, 15 मार्च 1950 को भारत देश में योजना आयोग की स्थापना की गई थी साथियों। अब आप पूछोगे सर योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? तो योजना आयोग की स्थापना की थी हमारे देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब आप पूछोगे सर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कोई तो होता है जो उसको चलाएगा, उसके अंदर निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है साथियों प्रधानमंत्री। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, चेयरमैन होता है। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा या होगी, वही योजना आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। बात समझ में आई होगा आप सभी को? चलो बात करते हैं। अब आप पूछोगे सर अध्यक्ष तो है, उपाध्यक्ष कौन थे? आपको बताया था योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे साथियों? तो पहले उपाध्यक्ष थे हमारे गुलजारी लाल नंदा थे। साथियों ध्यान रखना है ये भी चीज। योजना आयोग ने क्या किया, आगे योजनाएं बनाने का प्रस्ताव दिया कि हम भारत देश में 5-5 साल की क्या बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 5-5 साल की हम क्या बनाएंगे, अब योजनाएं बनाएंगे। योजनाओं पर कंट्रोल करने के लिए, योजनाओं पर निगरानी करने के लिए हमने कौन सी बॉडी बनाई थी? तो उसके लिए हमने बनाया था साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया था। ध्यान होगा आप सभी को, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो मुझे इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना कब की गई थी, ये आपने मुझे बताना है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम क्या होता है? योजना आयोग ने जो योजनाएं बनाई हैं उनकी देखरेख करना, उनको निगरानी रखना उन पर, यह काम किसका होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। ध्यान रखना साथियों। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि यो पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम प्रारूप, अंतिम जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन तैयार करता है? तो ध्यान रखना है साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसी का काम होता है पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप तैयार करना। एग्जाम का क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। तो आपने मुझे बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। बात करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआती वर्ष कौन सा था? तो ध्यान रखना है साथियों, पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआती वर्ष था 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी और खत्म हुई थी ये 31 मार्च 2017 को। पंचवर्षीय योजनाओं का क्या हो गया था, एंड हो गया था साथियों। और शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1951 को हुई थी शुरुआत। आज हम इसी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। हम ये पूरा सफर पढ़ेंगे कि भारत देश के अंदर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, भारत का कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, भारत ने कैसे काम स्टार्ट किए। हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पूरे विस्तार से हम आपको करवाएंगे पूरा कोर्स।
अब जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई, जितने भी अवकाश आए, हम उनको पूरा डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे और जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं आपको वो भी साथ साथ बताता रहूंगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सबसे पहली चीज पूछी जाती है इनका कार्यकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहीं से सबसे ज्यादा पूछा गया है टाइम पीरियड से रिलेटेड कि कौन सी योजना कितने साल चली, कौन से ईयर में चली थी, उनका हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हम लिखते हैं कार्यकाल। हमारा जो टाइम पीरियड था वो कैसा था, कार्यकाल कौन सा था साथियों, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी और 31 मार्च 1956। ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी वह भारत देश के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही क्या करती थी, काम करती थी। और आप सभी को पता है हमारे भारत देश का फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो आप सभी को पता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है साथियों, हमारा वित्तीय वर्ष होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे हमारा स्कूल कॉलेज का होता है कि 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज ओपन होते हैं, फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाते हैं, फिर हमें 2 या 3 महीने का ऑफ मिलता है, हॉलीडे वेकेशन मिलता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट जो भी काम करती है, गवर्नमेंट नया कुछ योजनाएं लेकर आती है, नया बिजनेस स्टैंड अप करती है, तो 1 अप्रैल को शुरू किया जाता है और 31 मार्च पर उसकी क्या होती है साथियों, क्लोजिंग होती है। ध्यान रखनी है आपने ये चीज। इसी के अकॉर्डिंग ही पंचवर्षीय योजनाओं की क्या होती थी साथियों, शुरुआत होती थी। और मैंने आपको बताया था हमारा जो बजट है वो किस प्रकार का नियोजन है, तो बजट हमारा एक अल्पकालीन नियोजन है जो 1 साल के लिए बनाया जाता है। अगर बात करें पंचवर्षीय योजना हमारा किस प्रकार का नियोजन है, तो ये मध्यकालीन आयोजन है जहां पर 5-5 साल के लिए क्या बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो नियोजन था वो 7 साल का था। पाकिस्तान में 7-7 साल की क्या बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। कार्यकाल की बात करें तो 1 अप्रैल को शुरू किया गया था 1951 में। इसमें 5 साल अगर जोड़ेंगे तो 31 मार्च 1956 को क्या हो गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई थी। ध्यान रखना है साथियों। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ये कौन से मॉडल पर आधारित थी। जी हां साथियों, मॉडल वो नहीं जो रैक पे चलती है, मॉडल, मॉडल का मतलब होता है आदर्श, कौन से किसके आदर्श को हमने फॉलो किया। तो इसका मॉडल था साथियों, ध्यान रखना है, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखना है साथियों, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। मॉडल होता है किसी के कोई आदर्श। जैसे अगर मैं बात करूं, इसे एक बार छोड़ देते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझते हैं। मान लो मैंने अपनी पढ़ाई करने के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, स्टडी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ कि मुझे इस समय इस सब्जेक्ट को टाइम देना है, इतना टाइम मुझे स्टडी के अलावा मोबाइल में देना है, इतने घंटे मुझे सोना है, इतने घंटे मुझे टीवी देखना है। ये मैंने अपना प्रॉपर रूप से अपना पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ। उसने कहा, बैठे बैठे एक दिन मेरे साथ बैठा था, मैं नोटबुक उठा ली टाइम टेबल वाली, देखा कि बातें बातें करते देखने लगा, क्या तूने टाइम टेबल बनाया हुआ। मैं कहा जी मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, समय की सारणी बनाई हुई है कि मुझे पूरे दिन में कैसे कैसे काम करना है। अब वो कहता है यार मुझे भी बनानी है लेकिन मुझसे बन नहीं रही। उसने क्या किया, मेरा टाइम टेबल ही उठाकर और अपने अकॉर्डिंग क्या करने लगा, उसे फॉलो करने लगा। मतलब हेराल्ड डॉमर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर में आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो, कैसे आगे प्रयास कर सकते हो, उन सब के लिए उन्होंने क्या बनाए थे, मॉडल्स बनाए थे, स्ट्रक्चर्स बनाई थी, नियम बनाए थे।
तो हमने हेराल्ड डोमर ने डेवलपमेंट करने के लिए जो जो उसने मॉडल्स बनाए थे, रूल्स बनाए थे, रेगुलेशंस बनाए थे, स्ट्रक्चर बनाया था, हमने उन्हीं के स्ट्रक्चर्स को उठाकर अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करने का क्या किया साथियों, प्रयास किया। तो हेराल्ड डोमर नाम के एक व्यक्ति हैं, हमने उनका मॉडल उठाया और काम करना शुरू कर दिया। होता है ना, जैसे आदर्श होते हैं कोई, मान लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है। चाणक्य हैं, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया है कि कैसे हमें नीतियां बनानी चाहिए, कैसे हमें स्टडी पे काम करना चाहिए। हम उनको क्या करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं उन्हें। हम उनके मॉडल को उठाकर अपना स्टडी प्लान तैयार करते हैं, मोटिवेट होते हैं, अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, हमें भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमें भी हारना नहीं है, जी जान से मेहनत करके जुड़ जाना है। वे स्टडी ग्रुप आपके लिए घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर आया है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ जीत और जुनून के साथ। सिलेक्शन कराने की गारंटी आपकी वे स्टडी ग्रुप के पूरे ग्रुप ने ली हुई है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के अंदर आपको ध्यान रखना है, मॉडल क्या होता है, कोई आदर्श होता है जिसके स्ट्रक्चर को उठाकर हम काम करना शुरू करते हैं। बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना पर हमने किन चीजों पर काम किया। तो किन चीजों पर काम किया है साथियों, ध्यान रखना है, प्राथमिकता, प्रायोरिटी हमें क्या दी, प्राथमिकता क्या थी हमारी। सबसे पहले हमने काम किया कृषि क्षेत्रों पर बल, कृषि क्षेत्रों पर बल दिया गया, कृषि क्षेत्रों पर बल दिया गया। फोर्स ऑन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले हमने कृषि को मजबूत बनाने का प्रयास किया। आपको बताया था कृषि, एग्रीकल्चर, अगर हमारे भारत देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा तो ध्यान रखिए साथियों, सेकेंडरी सेक्टर अपने आप क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि हमें कच्चा माल, रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलता है, तो वो मिलता है हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, कृषि क्षेत्र से मिलता है। तो भारत देश ने सोचा कि अगर भारत देश में अन्न होगा, अनाज होगी, फसलें होंगी, कम से कम भारत देश भूखा तो नहीं रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा काम था, कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया। कृषि और सिंचाई के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रयास कर सकते हैं, उन चीजों के लिए हमने क्या किए साथियों, प्रयास किए थे। ध्यान रखना है, कृषि क्षेत्रों पर हमने क्या दिया, बल दिया, और कृषि के साथ साथ सिंचाई पर भी हमने क्या दिया, बल दिया। सिंचाई पर भी हमने क्या दिया, बल दिया, ध्यान दिया। यह हमारा मोटिव था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्रों पर ध्यान कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि क्षेत्रों पर बल दिया था। बात करते हैं विशेष, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। विशेष, देखो विशेष, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों हमारे एग्जाम के अंदर कि 5 सालों में हमने क्या काम किया। कुछ तो काम किया होगा, फ्री तो नहीं बैठे होंगे। तो इन 5 सालों में हमने काम क्या किया, तो हमारा सबसे पहला काम क्या था साथियों, भागड़ा नागल परियोजना शुरू की गई। भागड़ा नागल परियोजना शुरू की हमने। कहां पर शुरू की थी साथियों, ध्यान रखना है, सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर भागड़ा नागल परियोजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। उसके बाद हमने की थी दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना हमने शुरू की थी साथियों पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में। देखो परियोजनाएं हैं, नदियों से रिलेटेड है, सारी नदी की घाटी से परियोजनाएं रिलेटेड है, क्योंकि हमने सिंचाई के लिए काम किया। अगर सिंचाई अच्छी होगी, किसानों तक पानी पहुंचेगा, तब वो कृषि भी क्या कर सकेंगे, अच्छे तरीके से कर सकेंगे साथियों। और हमने क्या किया, मोस्ट इंपोर्टेंट, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की क्या की साथियों, हमने शुरुआत की। हीराकुंड परियोजना शुरू की, कहां पर शुरू की, उड़ीसा के अंदर महानदी पर शुरू की हमने। ध्यान रखना है, उड़ीसा में महानदी के अंदर हमने क्या शुरू की, हीराकुंड परियोजना। ये तीनों जो चीजें थी वो सिंचाई से रिलेटेड थी, कृषि से रिलेटेड थी।
इसीलिए इन तीनों परियोजनाओं को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है। ध्यान रखना है साथियों, एग्जाम का क्वेश्चन है यहां से ये, इन तीनों परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। ध्यान रखना है साथियों, आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर जो हमने भागड़ा नागल परियोजना चलाई थी, जो दामोदर घाटी परियोजना चलाई थी और हीराकुंड परियोजना चलाई थी, इन तीनों परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। ध्यान रखना है साथियों, एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये, कई बार पूछ लेते हैं घुमाकर ऐसे। तो भागड़ा नागल सतलुज नदी पर थी, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में थी और हीराकुंड परियोजना थी साथियों महानदी उड़ीसा के अंदर थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। और हमने क्या काम किए इसके अंदर, पहला काम तो हमारा ये था, सिंचाई से रिलेटेड हमने 3 परियोजनाएं चलाई। उसके बाद हमने के एम मुंशी, ध्यान रखना है साथियों, के एम मुंशी की सिफारिश पर ध्यान रखना है, के एम मुंशी की सिफारिश पर भारत देश में क्या की गई थी, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक भवन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। सामुदायिक भवन की स्थापना की गई थी। के एम मुंशी की सिफारिश पर भारत देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कह दो या सामुदायिक भवन कह दो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिख लो आप पूरा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब की गई थी साथियों, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्लियर है यहां तक, किसकी सिफारिश पर, के एम मुंशी की सिफारिश पर की गई थी। और क्या हुआ था इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, 1 जुलाई 1955, देखिए 1 जुलाई 1955 जो है वो इन दोनों के बीच में ही आता है। हम जो भी बात करेंगे वो इन 5 सालों के बीच की ही बात करेंगे, इन 5 सालों में हुआ क्या था, तो ध्यान रखना है इन 5 सालों के बीच में आता है 1 जुलाई 1955। और क्या हुआ था इस दिन साथियों, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई थी साथियों, स्थापना की गई थी, गठन किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है साथियों, ध्यान रखना है, पब्लिक सेक्टर का बैंक बात करो, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और इसकी गठन कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जुलाई 1955 को की गई थी। एसबीआई की अगर बात करें तो इसका हेड ऑफिस है साथियों मुंबई के अंदर है। एसबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है साथियों, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। क्वेश्चन यहां से एक और पूछा गया है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था साथियों, एसबीआई का पुराना नाम, ओल्ड नेम ऑफ द एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल का मतलब होता है साथियों ब्रिटिश साम्राज्य, ये ब्रिटिश साम्राज्य का बैंक था एसबीआई, और इसका एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसका नाम चेंज कब किया गया, 1 जुलाई 1955 को इसका नाम चेंज कर रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का ध्यान रखना है, सरकारी बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में सबसे अधिक ब्रांचेज वाला, सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक भी कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बाकी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो हम चैप्टर करेंगे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग से रिलेटेड हम सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। तो
तो आप इसका इतना ध्यान रखिए चीज। यहां से क्वेश्चन बनता है कि आपका 1 जुलाई को की गई थी, तो 1 जुलाई को साथियों क्या बनाया जाता है, एसबीआई डे बनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है, एसबीआई डे बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और 1 जुलाई को ही साथियों जीएसटी डे बनाया जाता है। 1 जुलाई को साथियों बनाया जाता है नेशनल डॉक्टर डे बनाया जाता है। तो ये भी हमें साथियों ध्यान रखना है, 1 जुलाई को डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 1 जुलाई को एसबीआई डे, जीएसटी डे और डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचता है फाइनल, कि हमने क्या अचीव किया और क्या हमारा एम था, हमारा लक्ष्य क्या था। देखो, हम जब कोई भी योजनाओं की शुरुआत करते हैं, आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो बीपीएससी की, तो आपका एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है, एक गोल सेट करते हो आप कि मुझे प्री टेस्ट के अंदर इतने मार्क्स अचीव करने हैं, इतना मेरा लक्ष्य है कि मैं इतने मार्क्स तो लेकर आऊंगा या आऊंगी। तो उसी प्रकार से भारत देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर हमने भी लक्ष्य लिया था कि हम इतना लक्ष्य लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। और साथियों ध्यान रखना है, हमें अपने जीवन को अगर कामयाब बनाना है, उसे आगे लेकर जाना है, तो उससे क्या करना होगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। और आपको लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद स्टडी ग्रुप आपके लिए लेकर आया है आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो जी जान से हमारे साथ लग जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ वेद स्टडी ग्रुप आपके लिए फुल कोर्स लेकर आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा है और गारंटेड के साथ लेकर आ रहा है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और कोर्स को पूरा निरंतर पढ़ते रहिए, यही हमारी सबकी कामना है। क्योंकि वेद स्टडी ग्रुप आप सभी के स्टार देखना चाहता है, आप सभी के वर्दी देखना चाहता है, यही हमारा सभी का सपना है। तो ध्यान रखना है साथियों, लक्ष्य हमने भी क्या लक्ष्य लिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर, तो हमारा लक्ष्य था 2.1% का लक्ष्य। ऐसा हो कि हमने छोटा लिया, लेकिन हमने जो अचीव किया था, प्राप्ति की थी हमने, वो कितनी की थी साथियों, 3.6%। ध्यान रखना है, लक्ष्य एक महान हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक बात कही गई है कि छोटा लक्ष्य क्या होता है साथियों, अपराध होता है। ध्यान रखना है साथियों, छोटा लक्ष्य क्या होता है, अपराध। हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ी पोस्ट पर जाना है, ठीक है। तो लक्ष्य हमारा कितना था 2.1%, लेकिन हमने अचीव प्राप्ति कितनी करी, 3.6 की प्राप्ति करी। ये बहुत बड़ा बात थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ही भारत ने इतना कुछ अचीव कर लिया था। तो याद रखिए साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1 अप्रैल 1951 को। कौन से मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर काम किया गया, कृषि क्षेत्रों पर काम किया गया था। भारत में आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, जो हमने 3 परियोजनाएं बनाई थी उन्हें कहा जाता है। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। चलिए साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की। इसी प्रकार से हम सारी पंचवर्षीय योजनाओं को कंप्लीट करते जाएंगे। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाइए। 31 मार्च 1956 के बाद क्या आता है साथियों, जी हां बिल्कुल सही कहा आपने, 31 मार्च 1956 के बाद आता है 1 अप्रैल 1956 आता है। और 5 साल अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 31 मार्च 1961 हमारा क्या आ जाएगा, पूरी 5 साल की दूसरी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। नेक्स्ट आता है कौन से मॉडल पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे नाम लिख लीजिए मेरा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीसी महालुबोनिस। पीसी महालुबोनिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालुबोनिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालुबोनिस भारत देश के रहने वाले थे और नेहरू जी के, आपको बताता हूं, नेहरू जी के ये घनिष्ठ मित्र थे, क्लासमेट भी थे। इनकी स्टडी में आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे सीएसओ। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के चेयरमैन कौन थे, तो उसके पहले चेयरमैन थे पीसी महालुबोनिस थे,
जिन्होंने भारत देश के अंदर राष्ट्रीय आय की जो गणना करती है वो डिपार्टमेंट है सीएसओ, और उसके पर्सन चेयरमैन कौन थे, उसकी स्थापना की थी पीसी महालुबोनिस ने, ध्यान रखना है। और पीसी महालुबोनिस का अगर नाम आया है तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि पीसी महालुबोनिस का जन्म होता है 29 जून को, इनका जन्म दिवस होता है 29 जून को। तो 29 जून को हर साल क्या बनाया जाता है साथियों, सीएसओ डे बनाया जाता है। सीएसओ डे कब बनाया जाता है, तो बनाया जाता है 29 जून को। केंद्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है, 29 जून को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इस दिन पीसी महालुबोनिस का होता है जन्मदिन, जो क्या थे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जिन्होंने स्थापना की थी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की क्या करता है, गणना करता है, जारी करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे जो हम सीएसओ पे आएंगे, ध्यान रखना साथियों। तो पीसी महालुबोनिस मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता हमने किसे दी, पहले में हमने काम किया था कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। भारत ने सोचा कि अब हमें एग्रीकल्चर पे तो काम कर लिया, अब हमारे देश में जो बेरोजगारी है, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें क्या चाहिए, रोजगार। अब रोजगार के लिए क्या होना चाहिए, भारत में फैक्ट्रियां होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, बड़े बड़े कारखाने होने चाहिए। लेकिन ऐसा उस समय कम था, बहुत ना के बराबर था। तो भारत ने सोचा कि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसके अंदर हमने औद्योगिक क्षेत्रों पर क्या दिया गया, सबसे ज्यादा बल दिया गया। तो क्वेश्चन आता है औद्योगिक क्षेत्रों पर बल कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो आएगा आंसर राइट, सेकंड ऑप्शन, सेकंड पंचवर्षीय योजना, औद्योगिक क्षेत्रों पर बल दिया गया। कम से कम रोजगार होगा तो लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, कृषि के लिए काम हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर हो रहा है, फिर सेकेंडरी के लेकर आए, औद्योगिक क्षेत्रों पर बल दिया गया। इसके अंदर बात करें तो इसमें क्या हुआ था, तो विशेष की बात करें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत देश के अंदर 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए, आयरन स्टील की फैक्ट्रियां खोली गई, लौह इस्पात कारखाने लगाए गए, कारखाने स्थापित किए गए। आयरन स्टील की हमने फैक्ट्रियां लगाई, एक नहीं, दो नहीं, 3 फैक्ट्रियां लगाई थी हमने आयरन स्टील की। अब आता है ये 3 फैक्ट्रियां कहां कहां पर लगाई गई थी, तो लगाई गई थी राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो भारत के इन 3 राज्यों के 3 शहरों में क्या लगाई गई थी, आयरन स्टील की फैक्ट्रियां लगाई गई थी। अब फैक्ट्रियां लगाई, क्या भारत के पास एकदम से इतना पैसा आ गया कि उसने 3 आयरन स्टील की फैक्ट्रियां एक साथ लगा दी। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत देश में आ रही है बुलेट ट्रेन, पता है। अब बुलेट ट्रेन किसके, कौन सी कंट्री इसमें सहयोग कर रही है, जी हां साथियों आपने सही कहा, जापान, हमारा राइट आंसर होता है जापान। जापान हमें सहयोग कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है कि आप भारत देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलाइए। उसी प्रकार से ये तीनों आयरन स्टील की फैक्ट्रियां भी किसी दूसरे देशों की सहयोग से लगाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राउरकेला उड़ीसा में आयरन स्टील की फैक्ट्री, लौह इस्पात के कारखाने कौन से देश की मदद से लगाए गए थे साथियों, तो कौन से देश की मदद से लगाए गए थे साथियों, ध्यान रखना है, जर्मनी की मदद से लगाए गए थे। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो लगाया गया था वो रूस की मदद से लगाया गया था, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, नोट कर लीजिए। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की मदद से, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की मदद से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की मदद से लगाए गए थे। 3 लौह इस्पात के कारखाने लगाए गए थे। कर लीजिए नोट साथियों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने।
और क्या काम हुए, इसी के अंदर क्या हुआ, दूसरी औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई थी। तो दूसरा काम क्या हुआ, द्वितीय औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई। औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई। हमारे देश में औद्योगिक नीतियां लेकर आए थे, ध्यान होगा आपको, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हमने औद्योगिक क्षेत्र जो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, प्राइवेट के अधीन थे, गवर्नमेंट ने कैसे उसे अपने अंडर में ले लिया। हमारा टॉपिक है पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीतियां हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इतना ही देखना है कि दूसरी औद्योगिक नीति जो थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो दूसरी औद्योगिक नीति आई थी, ध्यान रखना है साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सॉरी यहां पे आप ध्यान रखना दूसरी लिख लेना, चेंजमेंट नहीं किया, ध्यान रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, सही कर लेना आप उसे। तो द्वितीय औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। क्या किया गया था इसके अंदर, 17 उद्योगों को क्या किया गया था, 17 उद्योगों को सार्वजनिक किया गया था। 17 उद्योगों को, जो भारत देश के अंदर उद्योग लगे हुए थे, उन 17 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया, सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया। इसी के साथ हमने क्या किया, 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की प्रणाली भी शुरू की थी। 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली शुरू की। दूसरी औद्योगिक नीति की शुरुआत में हमने क्या किया था, 17 जो उद्योग थे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में ले लिया और 18 उद्योगों के लिए हमने लाइसेंस प्रणाली की क्या करी साथियों, शुरुआत की थी। ध्यान रखना है साथियों, ये अपना हुई बात। नेक्स्ट में क्या हुआ था, दूसरा उसके बाद हुआ, भारत देश के अंदर इंश्योरेंस के लिए काम करती है कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो 1956 में देखो बात इसकी हो रही है, 1956 में क्या हुआ था, LIC, भारतीय बीमा निगम, भारतीय बीमा निगम की क्या की गई थी साथियों, शुरुआत की गई थी। और LIC का हेड ऑफिस कहां पर है, तो LIC का हेड ऑफिस है साथियों मुंबई के अंदर है। जो हमारे इंश्योरेंस होते हैं, देखा होगा आपने, बीमा हम करवाते हैं अपना, दो प्रकार का होता है बीमा, एक होता है GIC और एक होता है LIC। LIC होता है हमारे लाइफ का, हमारा लाइफ का, जिंदगी का होता है, ठीक है, जीवन बीमा है, सॉरी भारतीय नहीं है, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है जीवन बीमा निगम है। और एक होता है GIC, जनरल इंश्योरेंस, उसमें हमारा आता है गाड़ी का, हमारी कार का, हमारी फैक्ट्री का, हमारे शोरूम का, हमारे हेल्थ का, वो किस में आता है, हमारा GIC के अंदर। और हमारी जीवन का जो बीमा होता है वो आता है LIC के अंदर। तो 1956 में LIC की क्या की गई थी साथियों, स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट बात करें, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1956, 2 अक्टूबर 1956, सॉरी 2 अक्टूबर 59 है, 2 अक्टूबर 1959 को क्या की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है नागौर, जिला है राजस्थान का, क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। ध्यान रखना है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और कहां पर की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में की थी। और इसकी शुरुआत की थी तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत
कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 1959 के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आपको सीधा ही याद रख लेना ईयर, जैसे आया 59, आपको पता है 59 तो 56 और 61 के बीच में थी। तो कौन सी योजना थी ये? दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी करवाया था। तो भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? आप कहोगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत देश में कुछ चीजें तो प्राइवेट के हाथ में है, कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को कौन सी पंचवर्षीय अपना में चुना गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना गया था। इसी योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया। ध्यान रखना साथियों, इसी योजना के अंदर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना लिया था कि भारत देश में कुछ चीजें प्राइवेट के हाथ में होंगी, कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होगी। इसके बाद और हमने क्या किया? भारतीय सहायता क्लब की स्थापना की। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारतीय सहायता क्लब की क्या की? हमने स्थापना की थी। भारतीय सहायता क्लब की स्थापना की। इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर। तो 1958 में इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी नहर की क्या की गई साथियों? शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी नहर योजना शुरू की गई थी 1958 के अंदर। तो पहला काम हुआ साथियों कौन सा? भारत देश के अंदर 3 आयरन स्टील की फैक्ट्रियां लगाई गई। ध्यान रखना है साथियों। दूसरा काम क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया था? नागौर जिला जो राजस्थान का था, यहां पर पंचायती राज व्यवस्था की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। उसके बाद करें तीसरी, तो भारत देश के अंदर 1956 में जीवन बीमा निगम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इसी योजना के अंदर हमने क्या चुना था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। भारतीय सहायता क्लब की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और 1958 में इंदिरा गांधी नहर योजना की हमने क्या की थी साथियों? शुरुआत की थी। अब वही क्वेश्चन हमारे सामने फिर आता है जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमारा होना चाहिए लक्ष्य, इसे हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। तो उसी प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हमने क्या रखा था साथियों? ये हमारा लक्ष्य था 4.5% का। लेकिन हमने अचीव कितना किया? हमने प्राप्ति कितनी की साथियों? 4.2% हमने क्या किया? अचीव कर लिया था। लक्ष्य हमारा था 4.5 का और अचीवमेंट हमने ली थी 4.2% की। नोट कर लीजिए, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। पढ़ने बैठो जब भी नोटबुक पेन लेके बैठा करो। कोई चीज होती है जो बोल दी जाती है, आप उन्हें नोट कर लिया करो। कई बार लिख नहीं पाते, पॉसिबल नहीं होती हर चीज लिखनी, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आपके हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम लिखते हैं आधी दूरी बात। तो आप नोट कर लिया करिए, साथ साथ लिखने से चीजें याद होती हैं। बात करते हैं फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तृतीय पंचवर्षीय योजना, वही बात आती है सारी। कार्यकाल क्या था? मॉडल क्या था? प्राथमिकता किसे दी गई? और स्पेशल क्या किया हमने इन 5 सालों के अंदर? 31 मार्च 1961 के बाद डेट क्या आती है साथियों? आपको मैंने अभी बताया, जरूरत नहीं है आपको, कंटिन्यू चलते रहना है। 1 अप्रैल 1961 और 5 साल बाद क्या होता है? 31 मार्च 1966। जी हां साथियों, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। मॉडल कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी जॉन सेंड्री और एक और थे सुखमय चक्रवर्ती। जॉन सेंड्री और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखना साथियों, पहली थी हेराल्ड डॉमर पर, दूसरी थी किस पर? पीसी महालुबोनिस पर,
और तीसरी थी जॉन सेंड्री और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसमें क्या किया गया, कृषि और उद्योगों, देखो पहले पर हमने क्या किया, कृषि पर काम किया, दूसरे पर हमने किस पे काम किया, उद्योगों के लिए काम किया, तीसरी पे आए सोचा कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पुरानी वाली योजनाओं पर भी कुछ और काम कर सकते हैं, तो सोचा कि आगे बढ़ने की बजाय पिछली जो दो योजनाएं थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, उन पे और ज्यादा क्या किया जाए, काम किया जाए साथियों। तो कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों पर हमने क्या दिया, बल दिया, कृषि व उद्योग, उद्योगों पर बल दिया, फोर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, इन दोनों पर हमने क्या किया, काम किया। क्या, किसके साथ, आत्मनिर्भरता व स्फूर्ति के साथ विकास, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता व स्फूर्ति के साथ विकास। ध्यान रखना है साथियों, विशेष, अब इन विशेष में हमने क्या किया, कुछ तो किया होगा, 5 साल लगाए हैं हमने, पहले 5 सालों में हमने परियोजनाएं लेकर आए नदियों के लिए, सिंचाइयों के लिए, दूसरे 5 साल में हमने काफी फैक्ट्रियां लगाई ताकि लोगों को रोजगार मिले, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या काम किए, कुछ काम तो हम करेंगे ही। 1964 में क्या किया गया साथियों, आईडीबीआई की स्थापना की गई, आईडीबीआई की क्या की गई साथियों, स्थापना की गई। आईडीबीआई बैंक है, आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल जो उद्योग क्षेत्र थे उनको बढ़ावा देने के लिए, उन्हें लोन देने के लिए भारत देश के अंदर आईडीबीआई की क्या की गई साथियों, स्थापना की गई। और ये कब की गई थी, 1964 में की गई थी। 1965 में फिर क्या किया हमने, एग्रीकल्चर को क्यों पीछे छोड़ा, सोचा कि उद्योगों के लिए तो हमने आईडीबीआई की स्थापना कर दी, लेकिन हम एग्रीकल्चर के लिए क्या करने लगे, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, आपने देखा होगा रिसेंटली वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जिसमें किसानों को फ्री अनाज मिलेगा, चावल मिलेंगे, दाल मिलेगी, छोले मिलेंगे, ऐसे कुछ चीजें मिल रही है। तो आपने देखा होगा उन पे एक बोरी होती है, जो कट्टा होता है जिसमें लेके आते हो आप, उस पे लिखा होता है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये वही है। एफसीआई की स्थापना की गई थी, कब की गई थी साथियों, 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी आपको बताया दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने 3 औद्योगिक फैक्ट्रियां लगाई थी, आयरन स्टील की कंपनियां लगाई थी, 3 तो लगा दी, उसके बाद हमने इस पंचवर्षीय योजना में एक और लौह इस्पात का कारखाना लगाया। तो क्या होता है, चौथा लौह इस्पात का कारखाना, आयरन स्टील की फैक्ट्री, लौह इस्पात कारखाना लगाया गया एक और, 3 पहले लगा लिए थे, राउरकेला में, भिलाई में और दुर्गापुर में, चौथा लौह इस्पात का कारखाना लगाया गया, कहां पर, बोकारो, बोकारो में लगाया गया था। बोकारो है हमारा झारखंड में, ध्यान रखना है। और किसकी मदद से लगाया गया था साथियों, तो ध्यान रखना है, रूस की मदद से चौथा आयरन स्टील की फैक्ट्री लगाई गई थी, बोकारो झारखंड, रूस की मदद से लगाई गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आईडीबीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एफसीआई की है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। काम तो हुए, इसके साथ बहुत कुछ नुकसान भी हुआ हमारे भारत देश को, बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हमें देखना पड़ा, जिस आर्थिक नुकसान के कारण ये तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, फेल हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी, विफल हो गई थी, फेल्ड हो गई थी, वो कौन सी थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी, फेल हो गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, विफल हो गई, फेल हो गई,
यही योजना थी जो प्रॉपर रूप से निरस्त हो गई थी। कारण क्या था? फेल होने का कुछ तो कारण रहता होगा। तो कारण था, आप सभी को पता है 1962 आता है इसी के बीच में, और कल ही 1962 का देखा होगा, 20 अक्टूबर 1962 को आपको ध्यान होगा सभी को, क्या हुआ था? भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चाइना का युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ। यहीं पर कहानी नहीं थमी। फिर क्या हुआ? इंडिया कुछ उभरता, उसके बाद 1964 में क्या हो गया? भारत देश के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हो गया? देहांत हो गया। सभी को पता है, आपको बताया था मैंने, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इंडिया फिर कुछ संभलता, 1965 में फिर से क्या हो गया? इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। इंडिया और पाक का वॉर हो गया, पाकिस्तान का युद्ध हो गया। देखा होगा आप सभी ने। आपने तो कहां देखा होगा, गर्दन और हिला रहे हो, कहां थे आप? थे उस समय 1965 के अंदर? पढ़ा होगा आपने, ऐसे बोलो पढ़ा था हमने, देखा नहीं था हमने। इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और बात करें फिर 1965 में क्या हो गया था? भारत देश में भीषण सूखा पड़ गया था, भीषण अकाल पड़ गया था। अब इतना सारा अगर देश में हो जाएगा तो काम कहां होगा? काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब इतने सारे युद्ध हो गए, सूखा पड़ गया, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, तो देश का क्या काम होगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि जो देश का सारा जो पैसा था, जो देश के डेवलपमेंट में काम आना था, देश के विकास के लिए काम आना था, देश को आगे बढ़ाने के लिए लेकर जाने के काम आने वाला था, वो पैसा लगने लगा सैनिकों पर, उनके हथियारों पर, उनके जो हथियार थे, जो बंदूकें थी, देश को बचाने के लिए, ताकि अगर देश के लोग सुरक्षित रहेंगे तो हम आगे से फिर काम कर पाएंगे। इन सब कारणों के कारण क्या हो गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई साथियों? फेल हो गई। ध्यान रखना, फेल, प्रॉपर रूप से क्या हो गई? ये निरस्त हो गई। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अंदर कृषि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। जो कृषि का जो विकास था ना, वो विकास बढ़ा तो नहीं, डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, कृषि के अंदर उत्पादन में वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन कृषि के जो डेवलप उत्पादन होना था उसके अंदर क्या आई? कमी आई, ऋणात्मक कमी आई। लिख लीजिए, कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, कृषि ने नेगेटिव प्रदर्शन दिया। यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी के अंदर कि कृषि ने कौन सा प्रदर्शन किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में? जो उसका उत्पादन था वो माइनस के अंदर चला गया, और कितना गया था? 1961 से 65 के दौरान, 1961 से 65 के दौरान ये -1.0 पर क्या हो गया था साथियों? पहुंच गया था। कृषि का जो उत्पादन था वो ऋणात्मक पे चला गया था। ध्यान रखनी है ये चीज, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी इसका। अब वही बात फिर आती है, लक्ष्य और, जी हां साथियों, प्राप्ति। तो हमने इसका लक्ष्य रखा था 5.6%। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा लक्ष्य भी क्या होता जाना चाहिए साथियों? बढ़ते रहना चाहिए हमारा। लेकिन हमने प्राप्ति कितनी कर, अचीवमेंट कितनी की हमने? 2.8% हमने क्या करी? इसकी प्राप्ति करी। लक्ष्य रखा था 5.6, जिसके कारण देखो फेल होने का कारण आपको पता ही चल गया होगा कि अगर देश के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, देश के अंदर भीषण सूखा पड़ जाएगा, तो क्या देश डेवलप करेगा? नहीं करेगा। जिसके कारण हमने अचीवमेंट कितनी हासिल की? 2.8% हमने अचीवमेंट हासिल की साथियों। अब इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, करें क्या? देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा। अब सोचा कि आनी चाहिए थी कौन सी साथियों? चौथी पंचवर्षीय योजना आनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है आपकी बात की सर, थर्ड खत्म हो गई तो फोर्थ आनी चाहिए थी। लेकिन इतने बड़े बड़े युद्ध होने से, होता है आपके भी घर में लड़ाई हो जाए या आप कहीं पर बाहर मारपीट करके आ जाओ, तो क्या होगा? आप 2-4 दिन छुट्टी ले लोगे,
वही इंडिया ने किया। इतने बड़े बड़े युद्ध होने से देश की जो आर्थिक हालात थे वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे, जिसके कारण आगे पंचवर्षीय योजना की तरफ न जाकर हमने क्या ले लिया साथियों, प्रथम योजना अवकाश हमने क्या ले लिया साथियों, ले लिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम छुट्टी मनाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हेडिंग आती है हमारी प्रथम योजना अवकाश। ये हमारी पहली छुट्टी थी, लेकिन साथियों आपने कोई भी छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि ध्यान रखना, एक मेरी बात गांठ बांध लीजिए, बेरोजगारों का कोई छुट्टी नहीं होती, बेरोजगारों का कोई त्योहार नहीं होता। तो काम ऐसा करना है कि हमारी रोजगार मिले, हमें अच्छे तरीके से हम गवर्नमेंट जॉब लें और इंजॉय करें। जब तक न आप सफल हो, जब तक सफल न हो, तब तक भूख प्यास आपको कुछ नहीं लगनी चाहिए। आपका एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सिलेक्शन चाहिए हमें हर हालत के अंदर। इसी की तरफ हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने फिर क्या ले लिया, अवकाश ले लिया। लेकिन हमें अवकाश नहीं लेना है जब तक हमारा एग्जाम की तरफ सिलेक्शन ना हो जाए, फाइनल सिलेक्शन। हमें दिन रात एक कर मेहनत करते रहना चाहिए और करते रहेंगे आप सभी जने। तो हमने क्या ले लिया, प्रथम योजना अवकाश। मैं इसे मिटा देता हूं। प्रथम योजना अवकाश, फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे। कब लिया, छुट्टियां ली कभी तो ली होगी, तो कब लिया हमने, इसका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969। हमने 3 सालों का क्या ले लिया, अवकाश ले लिया। 3 सालों का हमने साथियों क्या ले लिया, हॉलीडे ले लिया। ये हॉलीडे हमने किसके कहने पर लिया, ऐसे तो नहीं अपनी मन मर्जी से छुट्टी ले ले। तो ये लिया था, आपको बताया था, पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है, योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रदेश का प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, जो भी उस प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे D.R. गाडगिल। D.R. गाडगिल। तो D.R. गाडगिल ये कौन थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल के सुझाव पर 3 वर्षों का हमने क्या ले लिया, योजना अवकाश ले लिया। योजना अवकाश ले लिया हमने, इसके कहने पर, D.R. गाडगिल के कहने पर हमने क्या ले लिया साथियों, अवकाश ले लिया। ये अवकाश हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आया। अब ऐसे तो नहीं छुट्टियां हैं तो हम घर में एंजॉय करें, ये हम सोचते हैं ना। आपने देखा होगा छुट्टियां चल रही है, कोरोना काल के अंदर खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे स्टडी ग्रुप आपके लिए लेकर आया है घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट फुल तैयारी करने के लिए, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बढ़िया से बढ़िया अपनी तैयारी कर सकते हो, और इस कोरोना काल के अंदर जो आपकी छुट्टियां हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइज करके आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो। आपकी इसी सोच को लेकर वे स्टडी ग्रुप आपके लेकर आया है, पूरा कोर्स लेकर आया है, जिसके आपको संपूर्ण पीटी का कोर्स कराया जाएगा, प्री एग्जाम का। तो दिन रात आप जुट जाइए इस काम के अंदर, ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। उसी प्रकार से योजना आयोग ने भी कोई अवकाश ले ले तो ऐसे नहीं घर बैठ गए, उन्होंने भी काम किया। काम क्या किया, कृषि के लिए काम किया। तो हम क्या लेकर आए, भारत देश में हरित क्रांति का उदय हुआ। हरित क्रांति का उदय हुआ। हरित क्रांति का साथियों क्या हुआ, उदय हुआ। भारत देश के अंदर हरित क्रांति की क्या की गई, ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या की गई, शुरुआत की गई। और हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1966-67 के अंदर। ध्यान रखना है, यह भी पूछा गया भारत देश में हरित क्रांति कब आई। तो हरित क्रांति 1966-67 के वित्तीय वर्ष के दौरान
भारत देश में ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए आया? तो ये आया था साथियों खाद्य संकट को कम करने के लिए। खाद्य संकट ये लेकर आए थे हम किसके लिए? खाद्य संकट को कम करने के लिए। खाद्य अनाज जो था कि हमारे देश में अनाज की होगी कमी, अभी बताया था सूखा हो गया था। अनाज की कमी को पूरा करने के लिए, खाद्य संकट को कम करने के लिए भारत देश के अंदर हरित क्रांति का उदय किया गया। तो हेडिंग लिख लीजिए हमारी हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो सबसे पहला आता है हरित क्रांति कब आई थी? तो ये आई थी 1966-67 के अंदर हरित क्रांति का भारत देश में क्या हो गया? उदय हो गया। हरित क्रांति के जनक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक लेकर कौन आए थे इस क्रांति को? इस क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन थे, यही लेकर आए थे भारत देश में हरित क्रांति। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, ये कृषि वैज्ञानिक थे। ये ध्यान रखना साथियों। इनका जो जन्म हुआ था, इनकी जो जन्म स्थली थी वो कौन सी थी? एम एस स्वामीनाथन का जन्म हुआ था, इनकी जो जन्म स्थली थी वो कौन सी थी साथियों? पंतनगर। पंतनगर कहां पर है साथियों? उत्तराखंड। यूके उत्तराखंड है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम मत लिखा ना कहीं वहां पे कि पंतनगर वहां चले गए जी, ठीक है। यूके मतलब है यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड है, ध्यान रखना है साथियों। इन्होंने क्या किया था? उच्च स्तर के बीज बनाए थे। इन्होंने क्या किया था? उच्च स्तर के बीज बनाए, जिससे पैदावार क्या हो सके साथियों? अच्छी हो सके। जिससे पैदावार क्या हो सके साथियों? अच्छी हो सके। पूछा गया है कि हरित क्रांति का जो उदय हुआ था या हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या थी? हरित क्रांति की जन्मस्थली भी ध्यान रखना पंतनगर थी, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर इनका जन्मस्थली थी। इसके बाद बात करें हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या थी? कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड में क्या थी? हरित क्रांति की जन्मस्थली थी। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, हरित क्रांति का जन्म कहां से हुआ था? तो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड से हुआ था। बात करें हरित क्रांति में किस प्रकार की फसलों पर काम किया गया? खाद्य फसलें थी, कौन सी थी? गेहूं और चावल। गेहूं व चावल के उत्पादन पर बल दिया गया। गेहूं और चावल के उत्पादन पर क्या दिया गया? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो की गई थी व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन पर क्या किया गया था? फोर्स किया गया था, बल दिया गया था। लास्ट इसमें आता है, मैं यहां लिख देता हूं, इससे भारत देश के कौन कौन से राज्यों के अंदर प्रभाव पड़ा जहां पर उत्पादन बढ़ने लगा? तो कौन कौन से राज्य थे साथियों? ध्यान रखना है, पंजाब, हरियाणा। सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इन राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? इनका प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का, जहां पर इनसे क्या हुआ? वहां पर ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होने लगी? पैदावार होने लगी, प्रोडक्शन होने लगी, और भारत देश आपको ध्यान है कृषि प्रधान देश के रूप में जाना
जाने लगा। ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर जो योजना अवकाश होते हैं, इनका कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नया काम किया नहीं, हम पुरानी योजनाओं पर ही काम कर रहे थे। ठीक है, ना इनका कोई मॉडल होता है, ना कोई काम किस पर कर रहे हैं। ठीक है, हमें जिसमें कमी लगती है हम उसी पर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां से बात आई भारत में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको पहले बता चुका हूं ये चीजें, फादर पूछे जाते हैं आपसे और हम पढ़ भी रहे हैं उनको। जैसे आपसे पूछा था अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। बात करें उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक का जनक कहा जाता है, जे केन्स को कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आज हमने पढ़ा भारत देश के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। समझ में आएगा आप सभी को यहां पर। तो सबसे पहला काम हमने किया था, भारत देश में हरित क्रांति की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों पर क्या पड़ा था, इसका प्रभाव पड़ा था। वहां पर उत्पादन क्षमता बढ़ी थी। और गेहूं और चावल, ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हरित क्रांति में किस प्रकार के खाद्य अनाज के उत्पादन पर बल दिया गया। तो कौन से खाद्य अनाज थे साथियों, पहले नंबर पर था गेहूं, मतलब अनाज जो था, गेहूं जो हम खाते ना, आटा, आटा किससे बनता है, गेहूं से। और दूसरा था चावल। एक काम तो ये हुआ, दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम हमने क्या किया, मेन तो यही था, हरित क्रांति का उदय हुआ, जिससे भारत देश, हम और भी क्रांतियां पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, कृषि, उसमें हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति, सॉरी, कृषि के अंदर हमने हरित क्रांति के बाद हम पीली क्रांति लेकर आए, नीली क्रांति लेकर आए, भूरी क्रांति लेकर आए। तो कौन सी क्रांति किस पर्पज के लिए थी, ये आपसे पूछा जाता है, तो हम वो भी एग्रीकल्चर के टॉपिक में पढ़ेंगे। बात करें दूसरा हमने क्या काम किया, तो भारत देश में दूसरी बार, भारत देश में दूसरी बार क्या हुआ था, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब होता है डीवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है डीवैल्यूएशन, ध्यान रखना है, डीमोनेटाइजेशन नहीं होता, डीवैल्यूएशन इन करेंसी। दूसरी बार मुद्रा का क्या किया गया, अवमूल्यन किया गया। अब आप कहोगे सर अवमूल्यन क्या होता है, तो अवमूल्यन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नोट छाप देना, नोट प्रिंट कर देना, बहुत ज्यादा मात्रा में करेंसी प्रिंट कर देना, नोट छाप देना, क्या कहलाता है साथियों, मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। सर ये क्या, आपने दूसरी बार लिखा है, पहली बार का तो लिखवाया ही नहीं, क्योंकि पंचवर्षीय में तो हम पढ़ ही रहे हैं, 1951 से पढ़ते आ रहे हैं। आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया कि पहला मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ। आपको लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। अब तक भारत में, अगर आपसे पूछें अब तक 2020 अब चल रहा है, अब तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, तो अब तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। अवमूल्यन का मतलब सभी को मैंने अभी बताया क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नोट छाप देना। और ये नोट छापता कौन है, तो वो छापती है आरबीआई। अब आरबीआई ऐसे तो नहीं कि अपनी मर्जी से नोट छाप देगी, तो सरकार की परमिशन से आरबीआई क्या लाती है, मुद्रा का अवमूल्यन करती है। सरकार देती है ऑर्डर आरबीआई को, सरकार द्वारा आरबीआई से ये करवाया जाता है कि आप भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर दो, नोट छाप दो। जब ज्यादा मात्रा में नोट अगर आरबीआई प्रिंट कर देती है और मार्केट में फैला देती है, तो उसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। और अब तक भारत में कितनी बार हो चुका है, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। तो पहली बार हुआ था साथियों, ध्यान रखना है
सितंबर 1949, देख लीजिए। और हमने पंचवर्षीय योजनाएं कब से पढ़ी? 1951 से। तो पंचवर्षीय योजनाओं से पहले हमारे भारत देश के अंदर मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका था, ध्यान रखना, सितंबर 1949 के अंदर। दूसरी बार कब हुआ? आपको अभी लिखाया, दूसरी बार कब हुआ था? जून 1966। दूसरी बार कब हुआ था साथियों? जून 1966 में। और तीसरी बार और अंतिम बार हुआ था, अब की बात करूं तो जुलाई 1991। अब तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, सितंबर 1949, जून 1966 और जुलाई 1991। अवमूल्यन का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में नोट का छाप देना, नोट का प्रिंट कर देना। ऐसा करने से, ऐसा क्यों कर रही है, नोट ज्यादा क्यों छापती है? अगर नोट ज्यादा छाप रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे इंपोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। आयात क्या हो जाता है साथियों? कम होगा। और एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं निर्यात, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है, कारण पूछा जाएगा आपसे कि मुद्रा का अवमूल्यन से आयात पर या इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर भारत देश में ज्यादा मात्रा में मुद्रा प्रिंट कर देंगे तो हम चीजें कम खरीदेंगे और भारत देश के अंदर, विदेशों के अंदर चीजें हम ज्यादा बेचेंगे। क्यों, कैसे? आपको पता है एक समय था जब 1917 की बात करूं, $1 था ₹1 के बराबर। $1 था कितने का साथियों? ₹1 के। ₹1 देते थे, हमें $1 मिल जाता था, बराबर की बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने इतना ज्यादा मात्रा में पैसा प्रिंट कर दिया कि हमारे भारत देश के अंदर जो रुपए की वैल्यू थी वो क्या हो गई? गिर गई। फिर हो गया $1 बराबर में मान लो कितना है? ₹60। अब की बात करूं, मान लो $1 बराबर में ₹70। पढ़ा नहीं है, $1 जितने रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी हमारे रुपए की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाएगी, डॉलर के कंपैरेटिव। ध्यान रखना है। तो ये जो ₹60 से ₹70 हुए ना, हमारी जो वैल्यू, देखो क्या हो रहा है। पहले मैं ₹60, ₹1 देता था तो बदले मुझे $1 मिल जाता था, बिल्कुल सही है। फिर ऐसा हुआ कि 2 हुआ, 10 हुआ, 50 हुआ। फिर क्या हुआ, अगर मैं ₹60 दे रहा हूं, ₹60 बदले में $1 मिल रहा है। लेकिन मैंने और ज्यादा भारत के अंदर पैसे की प्रिंटिंग कर दी, वैल्यूएशन कर दिया, जिससे क्या हो गया? मेरे पैसे की वैल्यू गिर गई। गिरने का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा। कैसे? पहले क्या होता था, आप जब छोटे होते थे, हम स्कूल में जाते थे, तो स्कूल में जाते समय हमें हमारी मदर है, हमारे फादर हैं, हमारे जो दादाजी हैं, वो हमें ₹1-2 दिया करते थे भी, खर्चने के लिए भी, खर्च लेना। उस समय हमारे लिए वो करोड़ों के बराबर होते थे, ₹2। और कई बार क्या होता है, वो ₹2 हम खेल रहे होते थे, वो बेड के नीचे चला जाता था। होता रहा ऐसा कई बार। हम क्या करते थे, पूरा बेड के नीचे जाते थे लिटकर, और वो ₹2 निकाल कर लेकर आते थे। करते होंगे आप ऐसे, बहुत बार किया हो, मैंने तो किया है। होता ही है, करते होंगे, आपने किया होगा। आज के टाइम पे क्या, अगर जेब से ₹10 या ₹20 का नोट गिर जाए ना, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में उठा लेंगे। होता है कई बार। क्यों? अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा अगर आ जाए तो पैसे की जो, रुपए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब पहले $1 ₹60 के बराबर, $1 ₹70 के बराबर हो गया है, यही क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। जब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीआई सरकार के कहने पर करेंसी प्रिंट कर देती है, तो उसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे आयात हो जाएगा कम, मतलब हम बाहर के दूसरे देशों से चीजें कम खरीदेंगे। इससे देश का पैसा देश में रहेगा, और इससे एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम दूसरे देशों को चीजें ज्यादा मात्रा में बेच सकेंगे। समझ में आया आपको? और अब तक भारत में, अब तक की बात करूं, 2020 चल रहा है, कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है? तो 3 बार हो चुका है। पहला हुआ था सितंबर 1949 में, दूसरा जून 1966 में, और तीसरा हुआ था जुलाई 1991 के अंदर। अब तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। तो आशा करता हूं आप सभी को आज क्या समझ में आया होगा। हमने आज प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ी, दूसरे पंचवर्षीय योजना पढ़ी, तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ी, और हमने फिर पढ़ा अवकाश। तो मैं भी अवकाश ले लूं अगर आप अनुमति देते हो तो धन्यवाद साथियों।
इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका प्यार स्नेह हमारे साथ ऐसे ही बना रहे और हमारी पूरी टीम आपके लिए हर संभव प्रयास करेगी। आपके डेली क्विज भी हम स्टार्ट करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहे साथ साथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। धन्यवाद साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।